मिडिल क्रिटेशियस पीरियड के 10 करोड़ सालों पहले उत्तरी अफ्रीका दो सबसे विशाल आकार के रेप्टाइल्स का घर हुआ करता था। दोनों ही शिकारी अपने कार्य में निपुण थे, यानी शिकार करने में। दोनों के हाथों से बच पाना किसी भी शिकार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दोनों रेप्टाइल्स की गुर्राहट, विशाल आकार और डरावनी लुक से कई शिकार तो थरथर कांपा करते थे। इन प्रेडेटर से न तो जमीन के जानवर सुरक्षित थे और न ही पानी में रहने वाले जीव चैन से रह पाते थे। हम बात कर रहे हैं मांसाहारी डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति स्पाइनोसोरस और मगरमच्छों के सबसे बड़े आकार के पूर्वज सार्कोसुकस की। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि ये काफी क्लोज फाइट होगी। टाइम एंड प्लेस। स्पाइनोसोरस यानी बड़े स्पाइन वाली छिपकली उत्तरी अफ्रीका में 10 करोड़ सालों पहले पाए जाते थे, जिसने धरती पर कुल 70 लाख सालों तक राज किया। और एक अनुमान के मुताबिक एक स्पाइनी छिपकली की कुल आयु लगभग 30 सालों तक होती थी। उसके बाद ये बूढ़े होकर मर जाते थे, क्योंकि इसके शिकार के लिए किसी ने भी जन्म नहीं लिया था। वहीं 13 करोड़ से 10 करोड़ सालों के बीच धरती का सबसे बड़ा घड़ियाल यानी सार्कोसुकस पाया जाता था, जो दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के कुछ नदियों में अपनी बादशाहत बनाए हुए थे। और इसके इच्छा के विरुद्ध उस जगह पर रहने वाले जानवरों को पानी तक नसीब नहीं होती थी और सार्कोसुकस 50 से 60 साल की आयु पूरा करने के बाद ही मरते थे। यानी दोनों शिकारियों को काफी पुराना जानवर कहा जा सकता है, इसलिए दोनों के बीच का मुकाबला भी काफी रोमांचक भरा होगा। साइज एंड फिजिक। अगर दोनों मॉन्स्टर की आकार की बात करें तो इसमें एक स्पाइनोसोरस की लंबाई लगभग 16 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर और इसका वजन 7 से 9 टन तक हो सकती है। पर कई सोर्स जैसे कि ब्रिटानिका के अनुसार एक स्पाइनोसोरस 13 से 22 टन तक भारी हो सकते थे। वही एक सार्कोसुकस की लंबाई 10 से 12 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर और वजन 7 से 9 टन के बीच होता था। और इतने छोटे शरीर का इतने वजन होने के पीछे का कारण है इसके शरीर में पाए जाने वाले ऑस्टियोडर्म की परत, जो इसके लिए किसी ढाल के भांति कार्य करता था। यानी आकार और वजन में बेशक स्पाइनोसोरस का कोई मुकाबला नहीं है। बाइट फोर्स। अगर हम दोनों जानवरों की काटने की क्षमता की बात करें तो एक स्पाइनोसोरस अपने शिकार पर 3 टन की बाइट फोर्स लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया करते थे। वहीं सार्कोसुकस की बाइट फोर्स स्पाइनो के मुकाबले 3 गुना अधिक यानी 9 टन की होती थी, जिसकी सहायता से ये टाइटानोसोर के बच्चे के शरीर के टुकड़े कर दिया करते थे। इसलिए बाइट फोर्स में बेशक सार्कोसुकस के आसपास भी स्पाइनोसोरस नहीं भटकता। स्पीड। अगर दोनों जानवरों की स्पीड की बात करें तो पानी में एक स्पाइनोसोरस की स्पीड लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, लेकिन जमीन में ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने शिकार का पीछा कर उसे मार सकते थे। वहीं नदियों में शार्कों की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, जो कई घंटों तक पानी के अंदर अपने शिकार की राह ताक सकते थे और सरप्राइज अटैक करके अपने शिकार को भागने का मौका भी नहीं देते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जमीन में नहीं भाग सकते थे, क्योंकि जमीन में भी इसकी गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी और ये रफ्तार भी इसके लिए काफी था, क्योंकि यह अपने शिकार को मुश्किल से 10 मीटर की दूरी तक ही भागने का मौका देते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि पानी में बेशक सुपर क्रॉक का कोई मुकाबला नहीं है, वहीं जमीन में सुपर क्रॉक स्पाइनो का पीछा नहीं कर पाएगा। वेपन्स। दोनों जीवों के पास अपना खास हथियार होता था। जैसे कि एक स्पाइनोसोरस के कॉनिकल दांत से ये नदियों में पाए जाने वाले कई मछलियों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। वहीं इसके लंबे नुकीले पंजे भी किसी के भी त्वचा को चीर कर रख सकते थे और भारी होने की वजह से अगर ये अपने पैर को किसी के ऊपर रख देते तो दुश्मन की वहीं तुरंत जान निकल सकती थी। वहीं सार्को का स्पेशल वेपन है इसके मजबूत दांत, जिसकी मदद से यह हड्डियों के भी 2 टुकड़े कर सकते थे। इसके साथ ही इसके स्नॉट के नीचे की दांत थोड़े लंबे पाए जाते थे और ये इसी पोजीशन पर ज्यादा दम लगाकर काटा करते थे, ताकि सामने वाले के पास बचने की कोई उम्मीद भी ना बचे। दोनों जीवों का अटैक करने का अपना अलग अलग तरीका पाया जाता था। जहां पानी में स्पाइनोसोरस बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाते थे, वहीं जमीन में ये अपने पंजों से पहले सामने वाले को काफी नुकसान पहुंचाया करते थे। वहीं सुपर क्रॉक पानी और जमीन दोनों में काफी अग्रेसिव थे, पर नदियों के किनारे आए जीवों पर अचानक हमला करना इन्हें काफी पसंद था। डाइट। खाने की आदतों पर अगर ध्यान दें तो एक स्पाइन लिजर्ड का पेट छोटी मछलियों और छोटे मोटे डायनासोर से भरा करता था।
वहीं सार्कोसुकस नदियों में पाए जाने वाली मछलियों से लेकर जमीन में पाए जाने वाले विशाल ओरानोसोरस जैसे डायनासोर को भी अपना मील बना लेते थे। लेकिन इसकी भूख यही खत्म नहीं होती थी, क्योंकि हड्डियों को चूरने वाली 130 दांत की मदद से ये नदियों में आए लगभग सभी जीवों को अपना शिकार बना लिया करते थे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सार्को का सामना लगभग सभी प्रकार के जीवों से होता रहता था। स्ट्रेंथ। अगर दोनों जीवों की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें सार्को की बाइट फोर्स कमाल की है। वहीं पानी में ये किसी भी डायनासोर के मुकाबले काफी अच्छा तैर सकते हैं और पानी के अंदर कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके साथ ही इसके सरप्राइज अटैक से किसी भी जीवों का बच पाना लगभग नामुमकिन था। वहीं स्पाइनो की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी फंक्शनल आर्म, खतरनाक जबड़ा, वजनीय शरीर और जमीन में इसकी तेज रफ्तार। डिसएडवांटेज। वहीं दोनों की कमजोरियों की ओर ध्यान दें तो इसमें सार्को की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये अपने जबड़े के अलावा किसी और अंग जैसे कि हाथों से हमला नहीं कर सकते थे, और जब ये दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक करते थे तो उस दौरान इसकी काफी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। इसलिए ये जमीन में 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं भाग सकते थे, और इसकी कम ऊंचाई भी इसके लिए बड़ा खतरा था। वहीं स्पाइनो की वीकर बाइट फोर्स, संतुलन की कमी और इसकी नॉस्ट्रिल, क्योंकि ये आगे होने की वजह से पानी पीते वक्त ये श्वास नहीं ले पाते थे। वर्डिक्ट। अगर ऐसी स्थिति में दोनों की लड़ाई होती तो पानी के अंदर स्पाइनोसॉरस के जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और नदी के किनारे होने पर सुपर क्रॉक इसे सरप्राइज अटैक करके तुरंत 9 टन की बाइट फोर्स लगाकर इसे मार डालता। लेकिन अगर ये मुकाबला जमीन में होता तो सार्कोसुकस की कम हाइट इसके लिए घातक साबित होती, क्योंकि स्पाइनोसोरस उस पर अपने पैरों की मदद से कुचलना चाहता। लेकिन सार्कोसुकस का बल्कि शरीर, मजबूत ऑस्टियोडर्म की लेयर इसे कई हमलों से बचा लेती। यानी स्पाइनोसोरस को सुपर क्रॉक को मार पाना काफी चैलेंजिंग होता, लेकिन जमीन में ये खुद को इस बड़े मगरमच्छ से जरूर बचा पाते। तो आपके अनुसार ओवरऑल किसकी जीत होती, हमें कमेंट में जरूर लिखें।